कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 54 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ बैठें। पेज नंबर 54 में 3-4 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जिसकी हेडिंग हमने प्रीवियस पेज में स्टार्ट कर दी थी, वहाँ पे लिखी थी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा ऑन द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव्स। तो साउंड वेव पे प्रेशर का, टेम्परेचर का या ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, ये इसमें बेसिकली डिस्कस करना है। तो ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये है। फिर 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे वेव नंबर क्या होता है, जैसे प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो इनकी डेफिनेशंस हैं। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए वेव, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, v = ω/k, तो ये एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है। देन रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को लेकर के पहले भी हमारी बात हुई थी, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बता दिया था कि ΔΦ/ΔX इज इक्वल टू 2π/λ, वे ΔΦ इज फेज डिफरेंस एंड ΔX इज पाथ डिफरेंस। तो इसको थोड़ा डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे, कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का। देन रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। कोई वेव का एम्पलीट्यूड होता है और एक दूसरी चीज़ होती है उसकी इंटेंसिटी, तो इन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है। और उसके बाद में एक लेंथी डेरिवेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई दो वेव्स किसी एक मीडियम में एक साथ सुपर इम्पोज करें तो वहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है। तो वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 है, दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 है, और ये एक साथ किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं, किसी पॉइंट पे पहुंचती हैं, तो वहाँ उस पॉइंट पे इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में पाथ डिफरेंस, कंस्ट्रक्शन की कंडीशन क्या होती है और डिस्ट्रक्शन की कंडीशन क्या होती है। तो पाथ डिफरेंस कोरेस्पोंडिंग टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, जो कि हेडिंग तो यहीं सी पेज पे आ गई है, लेकिन ये लार्जली नेक्स्ट पेज में ही है, तो वहीं पे इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा ऑन द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, तो इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव। तो साउंड वेव जब किसी मीडियम से प्रोपगेट करती है, ट्रेवल करती है, तो उस मीडियम में अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए या ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए, तो इस साउंड वेव की स्पीड पे कोई इफेक्ट आता है कि नहीं आता है, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सब एक एक करके ये तीनों वर्चूज के हम इफेक्ट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है कि नहीं होता, ये तो एक तो ये याद रख लेंगे इफेक्ट की प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। अब प्रेशर का इफेक्ट होना चाहिए वैसे, क्योंकि आपने साउंड की स्पीड के 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक तो न्यूटन ने दिया था और जिसको फिर बाद में मॉडिफाई किया था, करेक्ट किया था लाप्लास ने। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में ही आप देखते हैं कि प्रेशर आता है न्यूमरेटर में। तो प्रेशर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से साउंड की वेलोसिटी पे इफेक्ट तो सीधे सीधे आना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इफेक्ट आता नहीं है। तो इसका क्या रीज़न है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो बेसिकली होता ये है कि उस मीडियम की डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर घटाने से डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो प्रेशर और डेंसिटी का रेशो है वो ओवरऑल उतना ही मेंटेन रहता है। तो फॉर्मूलाज जो न्यूटन का फॉर्मूला और लाप्लास का फॉर्मूला है, उसमें अकेला प्रेशर नहीं आ रहा। आप देखें न्यूमरेटर में प्रेशर है तो डिनोमिनेटर में डेंसिटी भी है। तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है और डेंसिटी भी बढ़ रही है कोरेस्पोंडिंग, और रेशो उतना ही मेंटेन रह पा रहा है। तो फिर ये फॉर्मूला फिर आपको ये बताता है कि वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअली ऑन प्रेशर। वो प्रेशर पे इंक्रीज होने से इंक्रीज नहीं होगी, वो प्रेशर पे अकेले डिपेंड ही नहीं कर रही, प्रेशर और डेंसिटी के रेशो पे डिपेंड कर रही है, और डेंसिटी प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रेशर अगर आप बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है, प्रेशर आप घटा रहे हो तो डेंसिटी भी घट जाती है, और ओवरऑल इनका जो रेशो है वो उतना ही मेंटेन रहता है। तो इसको आप कह सकते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ P changes, rho also changes in such a way that the ratio P by rho remains constant.
देयर इज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर का इफेक्ट समझते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ जाती है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर t। तो एक इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं आपको डिड्यूस करना सिखा देता हूं। देखो 1 मोल गैस के लिए हम एक एक्सप्रेशन लेके चलते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होती है। इस PV इक्वल टू nRT को 1 मोल के लिए लिखते हैं तो इट टेक्स ए फॉर्म PV इक्वल टू RT। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन विच आई हैव रिटन हियर। फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस PV इज इक्वल टू RT। अब इसमें जो V है वॉल्यूम, क्या क्या है, सब प्रेशर है, P V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो ये जो V वॉल्यूम है इसको मास और डेंसिटी के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया, V की जगह पे V को रिप्लेस कर लिया m बाय रो से, वेयर m इज मास एंड रो इज डेंसिटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी। हाउ डू यू डिफाइन डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसी रिलेशन से लिखा है। हियर m इज मोलिकुलर मास, क्योंकि 1 मोल की बात चल रही है तो इसलिए मोलिकुलर मास कह दिया मैंने इसे। नाउ इसमें जो LHS में m है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं RHS में मैंने शिफ्ट कर दिया, तो RHS में डिनोमिनेटर में पहुंच गया m, तो और LHS में केवल बचा P बाय रो। तो इक्वेशन बन जाती है P बाय रो इज इक्वल टू RT बाय m। अभी इसको दोनों साइड गामा से मल्टीप्लाई कर लिया, गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, और दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। तो ऐसा करने का पर्पस क्या है? ऐसा करने का पर्पस है कि हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट गामा P बाय रो, वो फॉर्मूला बनाना चाहते थे कि बिकॉज अल्टीमेटली वी आर इन्वेस्टिगेटिंग स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है। तो टेम्परेचर तो RHS में चल ही रहा है, इस तरफ V बनाना है LHS में। तो V बनाने के लिए पूरा मैनिपुलेशन किया, गामा से मल्टीप्लिकेशन कर लिया, रूट ले लिया, तो इधर V बन भी गया। और RHS में क्या फैक्टर बन रहा है? अंडर रूट गामा RT अपॉन m। इसमें टेम्परेचर आ रहा है, तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि भाई टेम्परेचर के साथ में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वेलोसिटी डू इंक्रीजेस। इसमें एक चीज देखें आप, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, गामा भी कांस्टेंट होता है किसी गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा, डायटोमिक गैस के लिए, ट्राइटोमिक के लिए अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन कांस्टेंट है। R इज ए गैस कांस्टेंट, m इज मोलिकुलर मास, तो सारे के सारे फैक्टर तो कांस्टेंट ही है। तो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब एक तीसरा फैक्टर, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से क्या हो जाता है? तो भाई ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, डायरेक्ट रिलेशन डेंसिटी के साथ में है, बेसिकली ह्यूमिडिटी के साथ में ना होकर के डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और डेंसिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, बेसिकली एयर की बात कर रहे हैं हम। एयर में ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाए तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और डेंसिटी डिक्रीज होने से वेलोसिटी उसमें इंक्रीज हो जाती है। तो ये रिलेशन इस तरीके से चलता है, डेंसिटी ऑफ मोइस्ट एयर इज लेस देन, जो मोइस्ट एयर है, मोइस्ट एयर का मतलब है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो मोइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है, इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, हेंस द स्पीड ऑफ साउंड इज इन मोइस्ट एयर इज स्लाइटली ग्रेटर देन इन ड्राई एयर। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, एक 2-3 कॉन्सेप्ट बताने हैं, डेफिनेशंस हैं। एक तो जैसे वेव नंबर किसे कहते हैं, एक प्रोपगेशन कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो वेव नंबर, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर डिफाइन किया जाता है। कहीं पे बाई चांस ये टर्म आ जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दीज टर्म्स। तो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को वेव नंबर आप कहते हो, और वेवलेंथ के रेसिप्रोकल का एक और मतलब भी है, उसका मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस में वेवलेंथ कितनी है वो उसका वेव नंबर कहलाता है। और इसी तरीके से 2 पाई डिस्टेंस में वेवलेंथ कितनी है, उसका नंबर कितना है, यानी वेवलेंथ का काउंट कितना है, उसे हम प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसको K से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा। तो एक तरीके से लैम्डा का है तो रेसिप्रोकली, लेकिन नॉट इन 1 यूनिट बल्कि 2 पाई लेंथ में। तो 2 पाई लेंथ में कितने वेवलेंथ्स अगर होते हैं, आ जाते हैं कैलकुलेशन में, कितने बार रिपीट हो जाता है, वो प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता है। और 1 यूनिट लेंथ में लैम्डा कितने बार रिपीट हो जाता है, तो वो उसका
वेव नंबर कहलाता है। और मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, प्रोपगेशन कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2π/λ। नाउ एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए वेव। वेलोसिटी निकालने के लिए एक बड़ा अच्छा सा मैंने फॉर्मूला बता रखा है, ω/k। ω/k से आप आसानी से, क्योंकि अगर आपको वेव की इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वहां पे ωt - kx रहता है, तो उसमें एक्सप्लिसिटली v आपको दिख नहीं रहा है, तो वहां पे अगर v निकालना पड़ेगा तो ω और k आपको साफ साफ दिख रहे हैं, तो आप ω और k की वैल्यू की हेल्प से v निकाल सकते हो। अदरवाइज उसको फिर थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके ले आओ तो उसमें एक्सप्लिसिटली v आ जाएगा तो तब आप v लिख सकते हो। तो ये, और इसको आसानी से समझा भी जा सकता है मैथमेटिकली, v = ω/k कैसे। ω की वैल्यू इसमें रख लो आप, ω = 2π/t और k की वैल्यू रख लो 2π/λ। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/t वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा और फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2π/λ था ना, तो वो लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से न्यूमरेटर में ही आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ भी सकते हो। नाउ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को डेल्टा x से डिनोट करते हो, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से डिनोट करते हो और पाथ डिफरेंस को डेल्टा x से डिनोट करते हो। और इन दोनों के बीच में रिलेशन तो बिल्कुल आसान है कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 2π/λ। इसमें ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई 2π/λ है या λ/2π है और इधर डेल्टा फाई बाई डेल्टा x है या डेल्टा x बाई डेल्टा फाई है। एंगल अगर इधर ऊपर रख रहे हो तो उधर 2π ऊपर रख लो, इधर लेंथ अगर ऊपर रख रहे हो तो उधर लेंथ ऊपर रख लो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कैलकुलेटिंग डेल्टा x अपॉन डेल्टा फाई इक्वल टू, तो इधर मैंने डेल्टा x ऊपर रखा है तो उधर मैं लैम्डा को ऊपर रख लूंगा, लैम्डा अपॉन 2π, यानी कि एंगल के सामने एंगल आएगा, लेंथ के सामने एंगल आएगा। ये आसान सा रिलेशन है। तो ये यूजफुल है कैलकुलेट करने में, अगर पाथ डिफरेंस दे रखा हो उसके कोरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने में, अगर फेज डिफरेंस दे रखा हो उसके कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने में। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं चलो, कि पाथ डिफरेंस बेसिकली है क्या और फेज डिफरेंस बेसिकली है क्या। दो सोर्सेज हैं, एक सोर्स S1 है, एक सोर्स S2 है, और यहां पे सामने स्क्रीन पे एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे इस सोर्स से चलने वाली वेव ने इस पॉइंट पे पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो है पाथ ट्रेवल्ड बाय या पाथ कवर्ड बाय दिस वेव which has started from the point S1, the source S1 and reached the point P। इस तरीके से ये सोर्स S2 है, S2 से लेकर के इस P पॉइंट तक कोई वेव प्रोपोगेट करके गई है, तो इसने कितना डिस्टेंस, कितना पाथ ट्रेवल किया, वो इसका पाथ डिस्टेंस कहलाता है, पाथ कहलाता है। अब ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं और कम ज्यादा भी हो सकते हैं। हो सकता है S1 से P का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो। अब यहाँ पे थोड़ा भी चलता है, थोड़ा ही चलता है, कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ही, क्योंकि वो वेवलेंथ की टर्म्स में होता है। वेवलेंथ तो छोटी छोटी वैल्यूज ही तो होती हैं, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की या नैनोमीटर ऑर्डर की या इस तरह के ऑर्डर की होती हैं। साउंड वेव्स की बात करें, इनकी खास करके अगर लाइट की बात करें तो वहाँ तो वेवलेंथ बहुत छोटा ऑर्डर रहता है। तो वहाँ पे छोटे छोटे डिस्टेंस में छोटे छोटे डिफरेंसेस का मीनिंग रहता है, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो वो जो छोटे से डिफरेंसेस हैं दोनों पाथ्स के बीच में, वो पाथ डिफरेंस कहलाता है। अब खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो छोटे डिफरेंस छोटे हैं या बड़े हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दो पाथ के बीच के डिफरेंस को पाथ डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इसी तरीके से फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या है कि जब कोई पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर फेज में है, यानी कि उसकी एक पोजीशन है, जिस पोजीशन को आप थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि साइन के आर्गुमेंट के टर्म्स में। डिस्प्लेसमेंट को साइन के आर्गुमेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? इक्वेशन तो SHM की होती ही ये है, y = a sin ωt। तो इसमें ये जो ωt है ये साइन का आर्ग्यूमेंट है, तो किसी पर्टिकुलर y की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इस आर्ग्यूमेंट की थीटा की जो साइन का आर्ग्यूमेंट है इसकी एक वैल्यू हो, जिसे ωt लिख रहे हो, थीटा = ωt। तो इस ωt की एक वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई, एक एंगल हो गया कि नहीं हो गया, जब 30 डिग्री 45 डिग्री 46 डिग्री 47 डिग्री 40।
तो ये जो इनिशियली वो जिसमें है, जिस फेज में है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे जिस फेज में है, तो उस पर्टिकुलर टाइम का वो फेज है। और जो शुरू में t = 0 पे होता है उसको इनिशियल फेज भी कहते हैं, उसको फाई नोट से डिनोट करते हैं। तो ये जो किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पोंडिंग जो साइन के आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू होती है उसको फेज कहते हैं। मैथमेटिकली इसका मीनिंग ये है, मैथमेटिकली फेज का मीनिंग ये है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसके कोरस्पोंडिंग साइन का आर्ग्यूमेंट यानी कि थीटा की वैल्यू है। ओके, थीटा या फाई कह सकते हो, थीटा कह सकते हो, एनीवे इट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन। तो साइन इसमें फेज में, अच्छा अब एक पार्टिकल पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक फेज में है और दूसरा पार्टिकल किसी दूसरे फेज में हो सकता है, सेम फेज में भी हो सकता है। इफ बोथ आर इन सेम फेज देन देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन दो पार्टिकल। ये भी ऑसिलेट कर रहा है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, एंड ये इस टाइम पे यहाँ है, ये भी इस टाइम पे यहीं है, दोनों सेम पोजिशंस में है, यानी y की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, y की वैल्यूज, तो बोथ आर इन सेम फेज। अब ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, y की वैल्यू अलग है, तो इनके कोरस्पोंडिंग जब थीटा कैलकुलेट करोगे तो थीटा की वैल्यूज भी अलग अलग मिलेंगी, तो ये इट इज इन अनदर फेज, इट इज इन अनदर डिफरेंट फेज। तो इफ द बोथ आर इन सेम फेज देन दीज टू आर हैविंग जीरो फेज डिफरेंस, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है बाय सिंपली बाय सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ साइन। θ1 माइनस θ2 उनका फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करो तो उसके कोरस्पोंडिंग बड़ा मजेदार है कि पाथ डिफरेंस भी मिलता है। तो पाथ डिफरेंस होता है और वो दोनों में एक रिलेशन भी निकाला जा सकता है। तो वो रिलेशन तो मैंने बताया ही आपको, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और ये किसी भी फेज डिफरेंस के कोरस्पोंडिंग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है, होता है, एग्जिस्ट करता है, और इसी तरीके से वाइस वर्सा कि पाथ डिफरेंस के कोरस्पोंडिंग फेज डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है और कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो ये मजेदार बात हुई। खैर, अभी रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। कोई वेव का एम्पलीट्यूड से तो मतलब आप समझते हो कि उसके पार्टिकल जो ओसिलेट करते हैं तो मैक्सिमम जितना डिस्टेंस तक जाते हैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड होती है। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा किसी वेव का उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी कम। इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है एनर्जी ज़्यादा होना, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब भी एनर्जी ज़्यादा होना। तो इन दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन होना तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि उसका इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तो ये तो बिल्कुल एकदम बड़ी, इट इज़ क्वाइट रीजनेबल, क्वाइट लॉजिकल। और बस एक मैथमेटिकली इट हैज़ observed, it has been calculated that intensity is directly proportional to square of amplitude. I is proportional to square of A. तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, E से मैंने डिनोट कर रखा है एम्पलीट्यूड को, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। E बोल सकते हो या A बोल सकते हो, वो एम्पलीट्यूड में बोलना चाह रहा हूँ कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये एक रिलेशन है, काम करता है। अभी हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं विच इज अबाउट इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव ऑफ टू इंटरफियरिंग वेव्स ऑफ इंटेंसिटीज I1 एंड I2। दो वेव्स, एक की इंटेंसिटी I1 है, दूसरी की इंटेंसिटी I2 है, और दोनों एक साथ किसी मीडियम में पहुंच जाती हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचती हैं। वो सभी पॉइंट पे पहुंचेगी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लिया कि इस पॉइंट पे देखते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगी। तो ऐसे किसी भी पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रैंडमली एक पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना मतलब किसी भी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना हो गया, हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इस रूम में एक सोर्स S1 से एक I1 इंटेंसिटी की लाइट एंटर हुई, और वेव है, वो लाइट भी हो सकती है, साउंड हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज नाइदर ऑफ साउंड के जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है ना उसमें वो कंसिडर हो, और ना जो हमारी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी की रेंज है उसमें भी ना हो, तो उससे बाहर होगी। तो लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, तो वेव है, तो उसकी इंटेंसिटी I1 है। इसी तरीके से ये एक दूसरी वेव आई है जिसकी इंटेंसिटी I2 है, और हम यहाँ P पॉइंट पे ये दोनों पहुँचती हैं, और यहाँ पे हम देखना चाहते हैं P पॉइंट पे कि इंटेंसिटी कितना होगी, तो उसके लिए ये पूरा कैलकुलेशन है। सो इंटरफियरेंस होगा इनका,
एक तो ये बात समझनी है हमें कि जब उस पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे दोनों वेव्स पहुंचेंगी तो वहां पे जो इनके बीच का एक रिएक्शन है, आपस में ये जो रिएक्ट करती हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, उसके लिए एक टर्म है हमारे पास, उसे कहते हैं इंटरफियरेंस। तो वेव्स दो आपस में इंटरफियरेंस करती हैं, और जब इंटरफियरेंस करती हैं तो ये देखना बड़ा रोचक रहता है कि वहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कैसे बनती है, कि वो हमेशा ज़्यादा हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कम भी हो सकती है, कुछ पॉइंट पे वो ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस। एक ही बात है, फेज डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग फिक्स्ड पाथ डिफरेंस होता है एंड वाइस वर्सा। तो जब दो लाइट वेव्स किसी एक पॉइंट पे पहुंचती हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां पे इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है हमेशा, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा भी हो सकता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए। एक अकेली लाइट की इंटेंसिटी I1 वहां पे होती, I1 को हटा दो, I2, तो अकेली लाइट की इंटेंसिटी I2 की वहां पे I2 होती, लेकिन दोनों को आपने वहां पे इल्यूमिनेट कर दिया तो हो सकता है वहां पे एक डार्क फ्रिंज बन जाए, वहां पे इंटेंसिटी 0 ही हो जाए। और डिपेंड करता है कि दोनों लाइट वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना है। तो वही चीज के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो इसमें कोस फाई टर्म आएगी इसके रिजल्टेंट एक्सप्रेशन में। रिजल्टेंट एक्सप्रेशन इज I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस फाई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी I है एंड इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेव्स I1 और I2 का तो समेशन हो गया, पर साथ में एक टर्म और भी आ रही है, प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस फाई या कोस थीटा। तो ये जो कोस फाई है इस थर्ड वाली टर्म में, पूरी टर्म क्या है, इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं इसको, पूरी टर्म है 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस फाई। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है, अब इसमें I1 और I2 तो कांस्टेंट ही है, उनसे तो कुछ कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये जो कोस फाई है ये वेरी करता है हमेशा, ये वेरी करता है, ये पाथ डिफरेंस, ये दिस इज द व्हाट इज फाई हियर, इट इज फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग होती है, P पॉइंट के लिए अलग है, Q पॉइंट के लिए अलग है, R पॉइंट के लिए अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इन सब पॉइंट्स के लिए पाथ डिफरेंसेस अलग हैं। तो ये जब फेज डिफरेंस बदलता रहता है तो किसी पॉइंट के लिए हो सकता है फाई की वैल्यू 0 हो, तो वहाँ पे cos 0 विल बिकम 1, हो सकता है किसी के लिए π/2 हो, तो वहाँ पे cos π/2 विल बिकम 0, तो 0 हो जाएगी, तो -1 भी होती है। तो ये टर्म सोचो माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं, और अकॉर्डिंगली ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। तो ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं। When an environment is illuminated by two light sources of intensities I1 and I2, total intensity is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 under root I2 cos phi। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। लेट द इक्वेशंस ऑफ टू वेव्स बी y1 इक्वल टू, पहली वेव की इक्वेशन मान ली y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस kx। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव। क्या माना है मैंने? y1 इक्वल टू a1 इज एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, sin ओमेगा t माइनस kx। और दूसरी वेव का इक्वेशन क्या मान लिया मैंने? y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस y। तो a2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव, और साइन का जो आर्गुमेंट फर्स्ट वेव में था वो ओमेगा टी माइनस के एक्स था, उसमें ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी, के उसका प्रोपगेशन कांस्टेंट वेव का, और सेकंड वेव के लिए भी एंगुलर वेलोसिटी मैंने सेम ही मान ली है और के की वैल्यू भी सेम मान ली है, साथ में प्लस फाई लिख दिया है। तो ये प्लस फाई इस बात को डिनोट कर रहा है कि दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, दोनों के आर्ग्यूमेंट फाई वैल्यू से डिफर कर रहे हैं। तो पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में फेज डिफरेंस लिया है मैंने और वो फाई लेके चल रहा हूं मैं। ये फाई ही अपीयर होगा बाद में लास्ट इक्वेशन में, यानी कि रिजल्ट वाली इक्वेशन में। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोल रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करो तो वो इन अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स का समेशन होगा, यानी कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। तो y1 आपको पहली इक्वेशन से मिल रहा है, y2 आपको दूसरी इक्वेशन से मिल रहा है। ये y1 और y2 की वैल्यूज इस यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो, यानी कि y इक्वल टू y1 प्लस y2 में। ये आपने सब्सटीट्यूट कर दिया
तो यू गेट एन इक्वेशन y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ओके, अब इसमें ये जो लास्ट वाली टर्म है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई, इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स को a मान लो और फाई को b मान लो, तो ये साइन a प्लस बी बन गया। और साइन a प्लस बी का को एक्सपेंड कर दो आप फॉर्मूला से, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन b। इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर लो। तो ये फॉर्मूला लगा के और इसमें कुछ टर्म्स कॉमन आ रही हैं, वो कॉमन लेकर के रीअरेंजिंग करके टर्म्स की ये इस फॉर्म में आ जाती है, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ब्रैकेट में a1 प्लस a2 कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स ब्रैकेट में a2 साइन फाई। तो ये दो चीज़ें कॉमन आई थी, इसमें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आ गया और दूसरी जगह कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आ गया। तो साइन ओमेगा टी माइनस कोमेक्स आके इसके साथ में ब्रैकेट में बच गया a1 प्लस a2 कोस फाई, और इधर कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आ करके इसके साथ ब्रैकेट में बच गया a2 साइन फाई। अब एक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन क्यों करने जा रहे हैं? टू सिंप्लीफाई दिस, टू गेट दिस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इनटू ए सिंपलर फॉर्म। तो इसको सिंपलर फॉर्म में बनाने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या है कि a1 प्लस a2 कोस फाई को r कोस थीटा पुट कर लो। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख रखा है। a1 प्लस a2 कोस फाई को r कोस थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो और a2 साइन फाई को r साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो। अब इसमें फाई और थीटा में आपस में आप कोई रिलेशन सोचने लगे, कोई रिलेशन नहीं, ये एक सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन करते समय, डिफरेंशिएशन करते समय इस तरह के सब्स्टिट्यूशन आप करते हैं, तो वहाँ पे टी की जगह पे साइन थीटा ऐसे रखा जाता है, तो आप कहने लगो कि टी में और थीटा में कोई रिलेशन होता है, तो वो मैथमेटिकली उसको सोल्व करके रिलेशन तो निकल सकता है, लेकिन वो रिलेशन निकालने की ज़रूरत क्या है? हमें उनका रिलेशन स्टडी थोड़ा ही करना है, हमें तो सब्स्टिट्यूट करने हैं ताकि उसको एक सिंपलर फॉर्म में लाया जा सके। ये थीटा तो अभी बाद में कैंसिल आउट ही हो जाएगा। जब इन दोनों जो सब्स्टिट्यूशन की हैं आपने, एक को r कोस थीटा रखा है, एक को r साइन थीटा रखा है, इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम 1, तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो थीटा बचेगा नहीं लास्ट में रिलेशंस में, तो थीटा को कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थीटा सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन है, इंटरमीडिएटरी सब्स्टिट्यूशन, और क्यों किया है? इक्वेशन को एक सिंपलर फॉर्म में लाने के लिए, उसको आसान से सोल्व करने के लिए, क्या बस दैट्स ऑल। तो ये सब्स्टिट्यूशन कर लिया मैंने, तो जो मेरी इक्वेशन है वो बन गई y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कोस थीटा प्लस r कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा, और फिर ये साइन a प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला बन गया है, ये उस फॉर्म का आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन a प्लस बी लिख सकता हूँ, तो वही मैंने लास्ट में लिख दिया y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये इक्वेशन आपको बता रही है कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ ए वेव। ओमेगा टी माइनस के एक्स बन रहा है ना, तो ये इक्वेशन उसी फॉर्म की आ गई जिस तरह की आपकी पहली इक्वेशंस होती थी। पहली इक्वेशन थी, यानी जैसे आपने y1 वाली इक्वेशन मानी थी, y1 वाज a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वो एक वेव की इक्वेशन थी। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन मानी थी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, तो वो भी एक वेव की इक्वेशन थी। तो ये उसी फॉर्म की इक्वेशन है y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड r है और साइन का आर्गुमेंट ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर्म का है, तो ये एक वेव की इक्वेशन हो गई। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि जो रिजल्टेंट बना, डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट जिस पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक वेव की फॉर्म का बन गया। अब हम r की वैल्यू कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं, और r की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं? क्योंकि r रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर हमें पता चल जाए तो हमें एक ये रिलेशन पता होता है इंटेंसिटी में और एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमें किसी न किसी तरीके से उसका एम्पलीट्यूड हम कैलकुलेट कर पाएँ तो आप समझेंगे हमने इंटेंसिटी ही कैलकुलेट कर ली, और ये हमारा पर्पस है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनी है लास्ट में y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, इसमें ये r हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि ये r इस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, और इस एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ही हमें इस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी देगा। इस r का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे
दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी। तो हम R फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो R फाइंड आउट करने के लिए भाई इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो आपने सब्सटीट्यूशन किए थे वो आपके लिए बड़े यूजफुल हैं। उसको 1 को स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, दोनों को ऐड कर लो। तो 1 और 2 का स्क्वायर करें, ऐड करें, एंड यू गेट इमीडिएटली आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 प्लस a2 कोस फाई ब्रैकेट में इसका कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई इसका स्क्वायर। इसको जब LHS को सोल्व करते हो तो वहाँ तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 ही बन गया। तो LHS में तो आपका केवल आर स्क्वायर ही बचा। RHS में ये a1 प्लस a2 कोस फाई इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपेंड कर लो। और दूसरी वाली टर्म तो सिंपल ही है, a2 साइन फाई का स्क्वायर है, तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ये बन जाएगा। तो इसमें a2 स्क्वायर वाली दो टर्म बनेगी, एक पहले ब्रैकेट से आएगी और एक दूसरे टर्म से आएगी। तो दोनों को a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी बनेगा, फाई कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो वो भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको सोल्व करके आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। अब इसको पूरी इक्वेशन को k से मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने। k इज सिंपली ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और क्यों किया ऐसा, क्योंकि मुझे रिलेशन ये पता था कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू i, तो एक मैंने k से मल्टीप्लाई करके वो उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट किया है बस, तो वो इंटेंसिटी दे देगा। तो ये इक्वेशन बन गई k r स्क्वायर प्लस k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस k a1 a2 कोस फाई। k r square becomes I, k a1 square becomes I1, k a2 square becomes I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस फाई। तो ये इक्वेशन आपकी प्रूव हो गई। अब इसमें ये रिजल्ट है, इसमें ये जो कोस फाई है, जो लास्ट वाली टर्म है इंटरफियरेंस टर्म 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस फाई, ये जो कोस फाई है, ये जो फाई है ये फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच का, स्टार्टिंग में आप मान के चले थे। तो इस पे डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगी, और ये फेज डिफरेंस अपने आप में पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता ही है, वो हमारी अभी बात हुई थी। तो अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स के बीच का चेंज होता है या फेज डिफरेंस चेंज होता है तो इंटेंसिटी वेरी करती है। तो सभी पूरे रूम में सभी जगह पे, स्क्रीन पे, सभी पॉइंट पे, P पे, Q पे, R पे, S पे, सभी पॉइंट पे इंटेंसिटी की सेम वैल्यू नहीं होती, बल्कि जहाँ फेज डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग होती हैं वो वैल्यूज, जहाँ पे फेज डिफरेंस जैसा होता है उसी के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस कोस फाई कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू +1, और जब ये +1 हो जाती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, तो इल्यूमिनेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 हो जाता है। और अगर मान लो कोस फाई इस तरह की हो कि कोस फाई की अपनी मिनिमम वैल्यू ले ले -1, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। ये चीज को अभी नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने डिस्कस कर रखा है, पाथ डिफरेंस कोरेस्पॉन्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उनके कोरेस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंसेस की क्या वैल्यू होंगी और फेज डिफरेंसेस की क्या वैल्यू होंगी। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कोस फाई की वैल्यू +1 होनी चाहिए, सो दैट दिस थर्ड टर्म यानी कि 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कोस फाई, ये वाली टर्म उसके साथ में ऐड हो सके, कंट्रीब्यूट कर सके। और डिस्ट्रक्टिव के लिए इस टर्म को लेस होना होगा उसमें, तो यहाँ पे कोस फाई को -1 लेना होगा। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए कोस फाई की वैल्यू +1 होती है, डिस्ट्रक्टिव के लिए कोस फाई की वैल्यू को -1 होना चाहिए। तो देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए कोस फाई की वैल्यू +1 है। अब कोस फाई की वैल्यू +1 फाई की किन किन वैल्यूज के लिए होती है, तो एक वो ग्राफ मैंने बनाना सिखाया आपको, उस ग्राफ की हेल्प से आप इसको आसानी से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसे भी याद होती हैं बच्चों को तो आप ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि फाई की 0, 2 पाई, 4 पाई इन सब वैल्यूज के लिए कोस फाई की वैल्यू +1 होती है। और फाई की इन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस की क्या क्या वैल्यूज हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस वाले रिलेशन से, यानी कि फेज डिफरेंस अपॉन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा वाले रिलेशन से। तो फाई की वैल्यूज 0, 2 पाई, 4 पाई एटसेट्रा के कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस की वैल्यूज होती हैं 0, लैम्डा, 2 लैम्डा एटसेट्रा। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कोस फाई को -1 होना चाहिए, और कोस फाई की वैल्यू -1 होती है फाई की इन वैल्यूज के लिए पाई, 3 पाई, 5 पाई एटसेट्रा। और फाई की वैल्यूज पाई, 3 पाई, 5 पाई एटसेट्रा के कोरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस की वैल्यूज होती हैं लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एटसेट्रा।
तो ये ध्यान रखना है आपको। इस पेज में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, उसको नेक्स्ट पेज के साथ में कवर करेंगे।